नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई। हमारा यूपी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं यूपी की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें, योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार इसी महीने होने की संभावना है। आरएलडी के एनडीए में आने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। माना जा रहा है कि आरएलडी को भी प्रदेश मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिल सकती है। साथ ही सूबा सपा प्रमुख ओपी राजभर और विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान का इंतजार भी खत्म हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कई और दावेदार भी टीम योगी हिस्सा आपको बता दें कि कई और दावेदार भी योगी की टीम का हिस्सा बनने के प्रयास में जुटे हैं। बता दें, योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार इसी महीने होने की संभावना है। आरएलडी के एनडीए में आने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। माना जा रहा है कि आरएलडी को भी प्रदेश मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिल सकती है। साथ ही सूबा सपा प्रमुख ओपी राजभर और विधान परिषद सदस्य द्वारा आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कई और दावेदार भी टीम योगी का हिस्सा बनने के प्रयास में जुटे हैं। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार इसी महीने होने की संभावनाएं हैं। आरएलडी के एनडीए में आने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। माना जा रहा है कि आरएलडी को भी प्रदेश मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिल सकती है। साथ ही सूबा सपा प्रमुख ओपी राजभर और विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान का इंतजार भी खत्म हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कई और दावेदार भी टीम योगी का हिस्सा बनने के प्रयास में जुटे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज जी, योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार इसी महीने होने की संभावना है। देखिए, मैं अगर बात की जाए कि इसी महीने जो है माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जितने भी साथी नए जुड़े हैं उनको भी संतुष्ट करना है। और ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता से पहले जो है इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं इसी चीज का। इसके साथ साथ जो है दारा सिंह चौहान भी इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने का। कई ऐसे साथी हैं जो क्षेत्र समीकरण को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए जो है माना जा रहा है कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और कई ऐसे शहर हैं जिनको जो है लोकसभा लड़ाने की बात हो रही है, चाहे वो जैसे प्रसाद की बात की जाए, चाहे वो की बात की जाए, या इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो सीटें खाली हुई है उनको कैसे जो है भरा जाए। माना जा श्रीकांत शर्मा को भी जो है लोकसभा जो है मुश्किल से लड़ाया जा सकता है। तो ऐसे में कई लोग हैं जो मंत्रिमंडल शामिल होंगे, कई लोग ऐसे हैं जिनको जो है लोकसभा लड़ाई। तो जाहिर सी बात है सारी देश की भारतीय जनता पार्टी जो है मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है और महीने के अंत तक जो है विस्तार की संभावना होनी चाहिए। बताया जा रहा है यूपी कैबिनेट में आरएलडी की एंट्री भी संभव है। देखिए, जाहिर सी बात है आरएलडी नया साथी बना है तो 2 सीटें माना जा रहा है कि आरएलडी को जो है दी जा सकती है मंत्रिमंडल में, और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। और ऐसे में अगर बात की जाए कि इसीलिए आरएलडी पश्चिमी यूपी को जो है काफी जो पकड़ है उनकी, और जाट बेल्ट को साधने के लिए बड़ा कदम उठा रही भारतीय जनता पार्टी जी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज जी। अपनी मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली मार्च का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। आपको बता दें, पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी तो किसानों ने भी पथराव किया। ऐसे ही हालात जिंद बॉर्डर पर भी देखने को मिले। आज फिर दिल्ली कूच के लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं। गौरतलब है कि किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के पहले दिन मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। किसानों ने शंभू बॉर्डर पार करने का प्रयास किया तो रोकने के लिए पुलिस ने
आंसू गैस के गोले छोड़े और रबड़ की गोलियां दागी। अब इस दौरान अंबाला कैंट के डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हो गए थे। आपको बता दें कि आज किसानों के प्रदर्शन का दूसरा दिन है। आज फिर दिल्ली की ओर किसान बढ़ेंगे। आपको बता दें कि वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली मार्ग का आज दूसरा दिन है। वहीं मंगलवार को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी तो किसानों ने भी पथराव किए। ऐसे ही हालात जिंद बॉर्डर पर भी दिखे। आज फिर दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार हैं। गौरतलब है कि किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के पहले दिन मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। किसानों ने शंभू बॉर्डर पार करने का प्रयास किया तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबड़ की गोलियां दागी। इस दौरान अंबाला कैंट के डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हो गए थे। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और आज फिर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान, जिसको लेकर दिल्ली प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चीला बॉर्डर पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली मार्च का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी तो किसानों ने भी पथराव किया। ऐसे ही हालात जिंद बॉर्डर पर भी दिखे। आज फिर दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार हैं। गौरतलब है कि किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के पहले दिन मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। किसानों ने शंभू बॉर्डर पार करने का प्रयास किया तो रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबड़ की गोलियां दागी। इस दौरान अंबाला कैंट के डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हुए। और इस खबर पर संवाददाता कंचन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कंचन जी, आज किसानों के प्रदर्शन का दूसरा दिन है, क्या कुछ हालात हैं? कंचन जी, आपको आवाज आ रही है? बात करी जाए तो पिछले दिसंबर से नोएडा के जो किसान है अलग अलग बात करें, ग्रेटर नोएडा ऑपरेटिंग बात करें, नोएडा ऑपरेटिंग बात करें, खासतौर पर जब देखा जाए तो पिछले 8 फरवरी को किसानों ने दिल्ली करने का ऐलान किया था। इसको लेकर जो नोएडा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो सारे बॉर्डर पर अलर्ट हो गई थी। सारे अधिकारी वो बैठेंगे। लेकिन अगर बात करें किसान से, उन्होंने कल नोएडा कलेक्ट्रेट पर नोएडा के जो पुलिस अधिकारी लेकिन खासतौर पर किसानों ने कहा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 17 तारीख को दिल्ली से करेंगे। साथ ही अगर हम देखा जाए चंडीगढ़ हरियाणा के जो किसान है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो संजय होटल पर भी काफी किसानों की और कहीं ना कहीं तैयारी में है। काफी संभव कि नोएडा और नोएडा के बॉर्डर है, सब पर भारी संख्या में
जिस तरीके से किसानों का एक तरफ आंदोलन जारी है, भारी संख्या में किसान मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन की वजह से आम जनता को कई परेशानियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या रूट डाइवर्जन किया गया है? अगर रूट की डाइवर्जन की बात करें तो जिला बॉर्डर से तो ट्रैफिक है जो धीरे धीरे गति से निकल रहा है। साथ ही पूरा बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली बॉर्डर है तो दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए हैं, वहाँ पर धीरे धीरे गति से चल रहा है ट्रैफिक। साथ ही अगर हम कल रात की बात करें तो कल रात ट्रैफिक की जो हालत से कम से कम 4 से 7 घंटे लोग जाम में पूरी तरह से फंसे रहे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किसानों का भी प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर आज जन जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित है। कल किसानों को रोकने के लिए आंसू गोले भी दागे गए, कितने कुछ प्रतिबंध किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए, फिर भी किसानों की जो संख्या थी, किसानों का जो धरना था, उसमें जो लोग मौजूद थे, उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। तो आज किस तरीके से किसानों को रोका जाएगा? देखिए अगर हम बात करें आपकी पुलिस को कहीं ना कहीं रोकने की कहीं ना कहीं पुलिस रोकने का अपना काम कर रही है। बात करें वहाँ पर और 4-5 प्लेयर जी लेकिन अगर हम कल की बात करें तो किसानों की और पुलिस कर्मियों की आपस में आपको कैसे पुलिस छोड़ गई तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस कर्मी है उनको पूरा रोकने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं पाते हैं। वो लेकर जितने बॉर्डर है नोएडा दिल्ली के सब पर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर गया है। वहाँ पर लगा दी कई कंपनियां हैं ताकि नोएडा पुलिस की सीएसपी बल तैनात है जिससे किसानों को रोका जा सके, ताकि वहाँ पर लगाए गए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगाए गए। इस वक्त आप जिस जगह खड़े हैं वहाँ एक बार पूरा नज़ारा दिखा दीजिए और उसके बारे में विस्तार से बता दीजिए कि किस जगह किस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई है और क्या कुछ इंतजाम है। अगर हम नज़ारे की बात करूँ तो यहाँ पर अभी जा रहे हैं जी अगर हम होगा तो बिल्कुल अपने चैनल जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमूल प्लांट का निरीक्षण के साथ समीक्षा बैठक किया, वहीं देर रात मुख्यमंत्री काल भैरव मंदिर, बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानव्यापी के सामने नंदी की प्रतिमा को प्रणाम कर ज्ञानव्यापी के व्यास जी के तहखाने में शुरू हुए पूजन स्थल को देखा। मुख्यमंत्री ने ज्ञानव्यापी के व्यास जी के तहखाने में कोर्ट के आदेश पर शुरू हुए विग्रह पूजन स्थल के सामने से झांकी दर्शन किया। केंद्र की मोदी सरकार लगातार सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कदम उठा रही है। संपर्क मार्गों को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर सरकार पूरा रोड मैप तैयार कर रही है, जिसको देखते हुए फतेहपुर में लगभग 350 करोड़ की लागत से बनने वाले 38 संपर्क मार्गों का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया। इसके साथ ही साध्वी ने किसान आंदोलन को लेकर भी कहा कि सरकार के मंत्री लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी सरकार किसान हितैषी है और किसानों को किसी भी प्रकार से समस्या नहीं होने दी जाएगी। वहीं साध्वी ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हो रहे हैं वो टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।
कृषि मंत्री जी, पीयूष जी, दोनों लोग लगातार लगे हुए हैं वार्तालाप करने में। मुझे लग रहा है कि इस सरकार के द्वारा जितना किसानों का भला हुआ है, पहले किसान आत्महत्याएं करते थे, आपने देखा होगा कि कर्ज में डूब करके। पहली सरकार है जो मुझे याद है कि 2014 के पहले 900 1000 में गेहूं खरीदा जाता था किसानों से, और ढाई 2500 में लगभग खरीदा जा रहा है। इस ऊपर है। और बाजरा जो 900 1000 में, ये 8800 में बेच के लोग चले जाते थे, उसको भी 2500 रुपये में कर दिया गया। मक्का को 3000 में कर दिया गया, जौ को भी कर दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने जो काम किया है, मेरा अनुरोध है अपने किसान भाइयों से कि सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए काम कर रही है। सरकार हमेशा किसानों के लिए हमेशा खड़ी रही है। मुरादाबाद में कटघर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आधी रात में गांव के किनारों पर बने घरों में हथियारों के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। लुटेरों के गैंग के 6 सदस्य अभी भी फरार हैं। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गैंग का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों से लूटे गए जेवर और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। शाजापुर में एसओजी और थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी की 3 स्कूटी समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोर फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं के रहने वाले हैं। यह लोग नई दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला के शास्त्री नगर में किराए के मकान में रहते थे और स्कूटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। शाहजहाँपुर की एसओजी और थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम ने रिंग रोड रेलवे फाटक शाहबाज नगर से 3 चोरों को नई दिल्ली से चोरी की 3 स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त जनपद फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के रहने वाले शिवम, बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र का लक्ष्य बजाज और बदायूं जिले के थाना सैसवान क्षेत्र का रहने वाला रिंकू है। पुलिस पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने बताया कि वो लोग नई दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला के शास्त्री नगर से स्कूटी चोरी करते हैं और शाहजहाँपुर के आसपास के क्षेत्रों में बेच देते हैं। फिलहाल थाना सदर बाजार पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र में सूजी और सदर बाजार की संयुक्त टीम द्वारा एक अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें 3 शातिर चोर पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से 3 चोरी की स्कूटी, 3 मोबाइल फ़ोन और एक आधार कार्ड बरामद किया गया है। ये तीनों व्यक्ति फर्रुखाबाद और बरेली बदायूं रहने वाले हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग बता रहे हैं दिल्ली शास्त्री नगर आदि से स्कूटी चोरी करके लाते हैं और शाहजहाँपुर आसपास के क्षेत्रों में बेच देते हैं। गुप्त सूचना पर पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है, मुकदमा लिख दिया गया है, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। और आपको बता दें, फतेहपुर में बुजुर्ग महिला का शव निचली गंगा नहर में बह रहा था। ग्रामीणों की नजर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो महिला के कपड़ों से मिला एक छोटा झोले में आधार कार्ड और बैंक पासबुक से पहचान करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल असोथर थाना क्षेत्र के बुधराम में बेसड़ी पुल के बीच निचली गंगा नहर में एक अज्ञात महिला का शव बहकर जा रहा था। नहर के आसपास खेत में काम कर रहे लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर कपड़े की तलाशी ली तो
महिला का एक छोटा सा झोला मिला जिसमें सद्गुरु नेत्र अस्पताल चित्रकूट लिखा था। झोले के अंदर एक बैंक पासबुक और आधार कार्ड बरामद होने पर महिला के शव की शिनाख्त चंद्रवती 80 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान शव मिलने की खबर पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। अंतर्गत रामगंगा नहर में एक वृद्ध महिला का शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की मदद से जब शव को बाहर निकाला गया और शव की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पासबुक व आधार कार्ड बरामद हुआ। आधार कार्ड को देखने पर शव की पहचान चंद्रवती पत्नी चंद्रिका निवासी हिरईखेड़ा थाना बकेौर के रूप में हुई और उसकी उम्र लगभग 83 वर्ष थी। थाना बकेौर से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि 5/2/24 को इस महिला की गुमशुदगी वहाँ पर अंकित की गई थी। उनके परिजनों ने बताया कि उनके मृतका के घर के पास से नहर निकलती है, वह शौच के लिए गई थी। जो है प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि मृतका चूँकि विकलांग भी थी जो है और डंडा लेके चलती थी, शौच के लिए गई थी और फिसल करके नहर में डूब गई, बह गई, जिसका शव बरामद हुआ है। सबको पंचायतनामे कार्रवाई करके पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अंतर्गत रामगंगा नहर में एक वृद्ध महिला का शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की मदद से जब शव को बाहर निकाला गया और शव की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पासबुक व आधार कार्ड बरामद हुआ। आधार कार्ड को देखने पर शव की पहचान चंद्रवती और आपको बता दें खबर रायबरेली से सामने आई है जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार बुआ भतीजे को रौंद दिया जिसमें मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांदा बहराइच राजमार्ग का है जहां एक ट्रक ने बाइक सवार बुआ भतीजे रामकली पत्नी साहबदीन उम्र 55 वर्ष निवासी राती थाना निगोहा और रुपेश पुत्र कल्लू उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम रसूलपुर थाना बछरावा को रोक दिया जिससे उन दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। मेरा नाम डॉक्टर गणनायक पांडे है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा में मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। अभी एक हादसा हुआ, क्या जानकारी है? अभी एक पुलिस बल द्वारा एक प्राइवेट मालवाहक जो छोटी गाड़ी थी उसके द्वारा 2 लोगों को लाया गया जो कि बहुत बुरी तरह से क्षत थे मृत अवस्था में जी, तो उनको रख करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी इसकी सूचना पुलिस को भिजवा दी गई। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर गणनायक पांडे है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।